नमस्कार गुरु जी। गुरु जी नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। प्रणाम 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 आचार्य जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। सर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 24 प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। बढ़कर 2 अक्टूबर हुआ और आज संभव हो गया क्लास ले पाने का। और आप लोगों का क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी गुरु जी बहुत सर बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम गुरु जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी गुरुदेव। ढेर आपको सारी शुभकामनाएं गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। तो 2 श्लोक आप लोगों के लिए लाए हैं, बाकी तो आप लोगों के प्रश्न ले लेंगे। 2 श्लोक है, पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं और फिर आप लोग जानते हैं, फिर भी हम अपने तरफ से सोचते हैं कि बताया जाए। और उसके बाद कुछ आप लोगों के प्रश्न जब हम हमेशा कहते हैं तो इस बार तो खैर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 20 तारीख से ही यही चल रहा। तो प्रश्न जो है ना, जैसे ही मैसेज जाए कि स्पेशल क्लास होगा, वैसे ना अपने अपने प्रश्न लिख करके भेजा कीजिए कि आप अपने प्रैक्टिस में क्या कमी है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो वो लिख करके भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लास में हो सकता है सबका प्रश्न न ले पाए, ठीक है ना, वो लिख के भेजना जरूरी है। चलिए, कहा गया है कि कौन सी दशा ऐसी होगी, आप लोग म्यूट कर लें अब आराम से। हम लोगों को क्लास में रहने की आदत है ही, तो हम लोग म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, सबसे पहले श्लोक को लेते हैं। कहते हैं, शनैः चतुर्थी गुरोस्त षष्ठी दशा कुज हयोर यदि पंचमी सा कष्टा भवेद्रास्य शान भाग स्थितस्य दुख स्थान पतेस्तथैव। कहा जा रहा है कि शनि की चौथी दशा, गुरु की छठी दशा, मंगल एवं राहु की 5वीं दशा तथा किसी राशि के अंतिम अंश पर स्थित कोई ग्रह हो तो उसकी दशा तथा दुख स्थान के स्वामी की दशा कष्टदायक हो। सबसे पहले तो इसको समझने की जरूरत। तो आप लोग 2 चीज यहाँ पे, शनि की दशा ये जानते ही हैं, हमने बताया होगा। शनि की चौथी दशा क्यों, ये सब आप लोगों को समझना है। और शनि की चौथी दशा, तो फिर हम जन्म कौन से दशा में लें? मुझे लग रहा है मैं अपने कान वाला मैं छोड़ा ही ना ऑफिस में। मंगल। जैसे मैं अंजलि जी, तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र में यदि मेरा जन्म है, सीधा सीधा समझिए। और इस तीनों के स्वामी मंगल है। अगर इसमें हमारा जन्म है तो हम कह सकते हैं कि शनि की चौथी दशा प्राप्त होगी। तो अब शनि की चौथी दशा प्राप्त होगी तो चौथी दशा कष्टदायक क्यों होती है? तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि मंगल से लिखना शुरू कीजिए। मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु और गुरु के बाद शनि। ये भी अशुभ ग्रह की दशा है, ये भी अशुभ ग्रह की दशा है और ये भी अशुभ ग्रह की दशा है। तो पहले से हम लोग 2 को भोग चुके हैं और फिर थोड़ा दिन राहत मिला गुरु की दशाओं में, फिर शनि की दशा आ गई, तो ऐसा भी आप समझ सकते। अब गुरु की छठी दशा होगी तो हमारा जन्म कहाँ होगा ये समझिए। गुरु की छठी दशा होगी तो हमारा जन्म शुक्र के नक्षत्रों में होगा, नहीं? पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी, और बताइए आप लोगों को याद हो तो पूर्वाषाढ़ा,
पूर्वाषाढ़ा। और इस तीनों के स्वामी कौन है? शुक्र। अब शुक्र से लेकर के चलते हैं। पहले दशा मिली शुक्र की। सर भरणी के भी स्वामी शुक्र ही होंगे सर। भरणी के भी स्वामी शुक्र होंगे। तीनों के स्वामी शुक्र। तो शुक्र के नक्षत्रों में यदि जन्म हुआ हो तो आपको गुरु की छठी दशा प्राप्त होती है और वो दशा कष्टदायक हो सकती है। ये कहना शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु। तो यहाँ भी क्या देखते हैं कि सूर्य और मंगल दो ही अशुभ ग्रह हैं। मंगल, राहु, गुरु। राहु है। क्षमा चाहेंगे अभी राहु आ गया। राहु और गुरु। यहाँ भी क्या हो गया कि सूर्य भी हमने अशुभ दशा गुजारी, मंगल की भी अशुभ दशा, गुरु की, राहु की भी अशुभ दशा। तो ऐसे परिस्थिति में कहा गया है कि गुरु का भी जो दशा होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से आप लोग सोच सकते। सबसे पहले ये हो गया। प्लस अब आ जाते हैं राशि अंक। हमेशा लोगों को मन में ये रहता है, आप लोग भाव चलित में चले जाते हैं। बहुत लोग हमारे पढ़ाने के बाद भी, हमारे मना करने के बाद भी भाव चलित वगैरह देखते होंगे। हम उसके लिए मना करते हैं, कहते हैं राशि अंत में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उसकी भी दशा अच्छी नहीं होती। इस विषय को भी ध्यान में रखना। तो राशि अंत के साथ साथ, और हम फलदीपिका में ही लिखा गया है कि संधि कहते हैं 29 डिग्री से आगे और 1 डिग्री से पूर्व। अगर संधि स्थान में कोई ग्रह बैठा हो तो वो ग्रह फल नहीं करता। तो यदि उसी की दशा आ गई हो और वो अगर आपके लिए केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर के पूर्ण राजयोगकारी भी हो तो भी उसकी दशा पूर्ण फलदायी नहीं है, अर्थात वो कष्टदायी दशा ही कहते हैं। तो राशि अंत में बैठे दशा। और उसके बाद जो कह रहा है वो कह रहा है कि अष्टम के स्वामी की दशा। तो अष्टम के स्वामी की दशा दो प्रकार की हो जाए। अब यहाँ देखिए, ये जो अष्टम का स्वामी है ये दुखदाई हो जाएगा। क्यों दुखदाई हो जाएगा? क्योंकि इसका मूल त्रिकोण यही है और इसकी दूसरी राशि जो है एकादश स्थान अशुभ स्थान में है। ये लग्नेश का मित्र नहीं है, इसीलिए ऐसे अष्टम की दशा आ जाए ये हमारे लिए इसके स्वामी की दशा, दुख स्थान के स्वामी की दशा। तो वृष राशि के पत्रिका में गुरु की दशा और मंगल की दशा। जब ऐसी दशा आ जाए तो हमको क्या करना है? पत्रिका पढ़ते समय सावधानी रखनी है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि हाँ इन दशाओं में ये भी होगा वो भी होगा, सब चीज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये अगर यहाँ भी बैठा है तो नुकसान देगा, अगर गुरु यहाँ भी बैठा है तो भी नुकसान देगा। क्योंकि ये द्वादशेष भी किसी भी प्रकार से इसके मित्र नहीं है। ऐसे अष्टमेश और द्वादशेष जो साहचर्य के नियम से शुभ न हुए हों, वो ग्रह किसी भी स्थान में यदि बैठे हों तो उस घर की हानि करेंगे। वो केंद्र त्रिकोण में भी बैठे हों तो उसकी हानि करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि दुख स्थान के स्वामी की भी यदि दशा हो तो हमको संभल के बताना चाहिए। तो यहाँ हो गया शनि की दशा, गुरु की दशा, राहु और मंगल की 5वीं दशा। अब बाकी के कहा गया राशि अंत में बैठे ग्रहों की दशा। और उसके बाद कहा गया है कि दुख स्थान के स्वामी की दशा। तो दुख स्थान के स्वामी में हम सभी प्रकार के अष्टम को नहीं ले सकते। मेष लग्न की पत्रिका में मंगल को नहीं ले सकते, तुला लग्न की पत्रिका में वृष को नहीं ले सकते। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को ये समझना होगा कि कौन सी ऐसी दशा होगी
जो अष्टम की ही दशा है, अर्थात वो साचर्य के नियम से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, वो 8वें का फल करेगा। तो ऐसी अंतरदशा और महादशा को सावधानी से बताना चाहिए। जहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत विशेष हमारे समझ में आता है, हम प्रयास करते हैं कि अपने तरफ से भी कुछ आप लोगों को दे दें, और फिर आप लोगों के तरफ से जो परेशानी होगी उसको भी लेकर के बात करेंगे। अब दूसरा जो श्लोक है वो आपके गोचर से है, जब बहुत कंफ्यूज होते हैं, दशा और गोचर दोनों को मिला के रखेंगे, तो वो क्या है उसको समझिएगा। पहले कहते हैं असत फल सौम्य निरीक्षतो यह शुभ प्रदश्चाप्य शुभेक्षितश्च यो निष्फलो द्वावपि खेचरेन्द्रो यह शत्रुना स्वेन विलोकितश्च। कहता है कि 3 परिस्थितियों में ग्रह गोचर द्वारा अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने में निष्फल हो जाता है। गोचर द्वारा अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने में निष्फल हो जाता है। इसका मतलब है कि जब वो गोचर कर रहे होते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा होगा, तब ना वो सफल और निष्फल होगा। तो सबसे पहले क्या कहना है कि हम हमेशा कहते हैं कि जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो उसका तो गोचर देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब उसका हम लोग गोचर देखेंगे तब वहां ये जो प्रश्न आया है, ये आया है कि कोई ग्रह दशा में अशुभ फल देने वाला है, कोई ग्रह दशा में अशुभ फल देने वाला है और वो ग्रह सौम्य ग्रह से देखा जा रहा हो, किसी शुभ ग्रह से देखा जा रहा हो, तो वो अशुभ फल नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा जब तक वो उस ग्रह से देखा जा रहा है। अब कहाँ से देखना है हमको? क्या ट्रांजिट टू ट्रांजिट देख लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं देखेंगे। हमने आप लोगों को एक चीज बताया हुआ है कि यदि कोई भी अशुभ ग्रह शुभ ग्रहों के ऊपर से गोचर करे तो उस शुभ ग्रह का परिणाम अशुभ हो जाता है। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। कोई भी अशुभ ग्रह शुभ ग्रहों के ऊपर से गोचर करे तो वो शुभ ग्रह के परिणाम को नगण्य कर देता है, कम कर देता है। उसी तरह से जन्मकालीन स्थिति जो ग्रह की है, उस स्थिति के अनुसार मान लिया जाए कि अष्टमेश है और वो हमारा केंद्र त्रिकोण में जाकर के बैठा है, अभी जो बताया हमने वो कष्टदायक दशा होगी। ऐसे स्थिति में उस अष्टमेश को यदि गुरु या शुक्र की दृष्टि मिल जाए, तो गुरु की दृष्टि मिल गई तब तो लंबी दृष्टि हो गई, वो 1 साल तक देखेगा। लेकिन दशा तो 2.5 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, बात समझिएगा। और शुक्र यदि देख रहा है तो वो 1 ही महीना देखेगा, 1 महीने के बाद शुक्र बदल जाएगा तो फिर दृष्टि वहां से हट जाएगी। बुध यदि शुभ है तो वो भी 1 ही महीना देखेगा, और चंद्रमा शुभ है तो वो 2.25 दिन देखेगा, बाकी फिर जब लौट के आएगा तब देखेगा। तो आप समझते हैं कि हमेशा दशा अशुभ ग्रह की है तो वो हमारे पूरे के पूरे अंतरदशा को खराब नहीं करता। जहां जहां शुभ ग्रहों की दृष्टि उस अशुभ अंतरदशा या महादशा के ऊपर पड़ रहा हो, कहाँ अब दृष्टि किसका लेंगे? तो गोचर का दृष्टि लेंगे। गोचर में ग्रह जहां बैठा हो, मान लीजिए आप लोगों को उदाहरण देते हैं,
यहाँ पे बैठा मंगल है, तो इसकी अंतर्दशा हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये हम लोग जान रहे हैं। ये जो मंगल यहाँ बैठा, इसकी अंतर्दशाओं में हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये जान गए कि ये अशुभ फल देने वाला ग्रह है। अब यदि गुरु यहाँ बैठा और यहाँ आया, जब यहाँ आ गया, वो क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, ये गोचर का गुरु है, ये गोचर का गुरु है, और ये जन्मकालीन मंगल है। पहला चीज समझ में आ गया कि अशुभ ये फल देने वाला था, लेकिन अब क्या हो गया, इसको गुरु ने देख लिया, तो ये अशुभ फलों की कमी हो जाएगी। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि लोग मरते मरते बच जाते हैं, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त चोट चपेट लगा, लेकिन वहां गुरु की दृष्टि थी इसके ऊपर, जो एक्सीडेंट देने वाले ग्रह थे उस ग्रह के ऊपर गोचर की गुरु की दृष्टि थी, तो हम बाल बाल बच गए। क्लियर हो गया आप लोगों को? पहला कंडीशन ये लगता है। दूसरा लगता है इसी का विपरीत, कोई दशा शुभ फल देने वाला हो, कोई किसी भी ग्रह की दशा शुभ फल देने वाली हो और उसके ऊपर अशुभ ग्रह के द्वारा गोचर, अशुभ ग्रह के गोचर के द्वारा वो दृष्ट हो। अब मान लीजिए यहाँ ये गुरु की दशा है, केंद्र में है शुभ फल देने वाला, और शनि गोचर बस यहाँ आ गए। अब क्या हो रहा है, शनि इसको देख रहा है। अब क्या होगा कि गुरु जो शुभ परिणाम देने वाला था, उसके परिणामों में अल्पता आ जाएगी, बहुत कमी आ जाएगी, बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो हम लोग पत्रिका देखते समय इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते। गोचर में भी बहुत कुछ देखने के लिए चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते। ये दो कंडीशंस तो लागू हो गया। अब तीसरा जो कंडीशंस है उसको अलग तरीके से समझने की जरूरत है। तो ये दो कंडीशन आप लोग समझ लिए कि पहले किसी भी अशुभ फल देने वाले ग्रह के ऊपर गोचर के द्वारा, शुभ ग्रह गोचर के द्वारा यदि उसको दृष्टि डाल दे तो उसका अशुभ फल प्राप्त नहीं होता, और किसी शुभ फल देने वाले ग्रह को गोचर के द्वारा अशुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ऐसे अशुभ फल देने वाले ग्रह, शुभ फल देने वाले भी शुभ ग्रह शुभ फल की कमी कर देते। यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट बनता है, कोई दशा किसी भी प्रकार का फल देना चाहता हो, शुभ फल या अशुभ फल, अपने शत्रु से दृष्ट हो तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाती। तो वैसे मैं शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि को नहीं मानता, इसीलिए इस विषय को यहाँ नहीं पढ़ाता। समझ रहे हैं? कहीं कहीं लिखा गया है, लेकिन जहाँ लिखा गया है कि अब वो अगर शत्रु है और वो दृष्टि डाल रहा है तो हो सकता है कि कुछ फलों में कमी होती होगी, लेकिन हम अभ्यास में ऐसा नहीं देखे हैं। और चूंकि ये श्लोक का अर्थ है, श्लोक के अंतिम पंक्ति में ये लिखा गया है, यह शत्रुना स्वयं विलोकिताश्च, तो उसका फल को निष्फल बताया गया। तो हम इस विषय को नहीं मानते, इसीलिए आप लोगों को भी ये वाला पॉइंट मानने के लिए नहीं कहें। ठीक है, यहाँ दो ही पॉइंट मानना है कि शुभ ग्रह से यदि दृष्ट हो तो अशुभ फल देने वाला भी अशुभ फल देने का त्याग कर देता है, और अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो शुभ फल देने वाला भी शुभ फल का कुछ त्याग कर देता है। बहुत हद तक जितना उसको देना चाहिए उतना हमको नहीं देता। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब आ जाते हैं, गिरिजा जी के द्वारा एक प्रश्न आया हुआ था, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम।
गिरिजा जी ने लिखा था कि जन्म समय का संशोधन, रेक्टिफिकेशन हॉरोस्कोप का, वो किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम रेक्टिफिकेशन करने के लिए बैठे हैं तो जातक के गुण स्वरूप और शारीरिक डील डॉल जिसको कहते हैं, आकृति प्रकृति कैसी है, रंग रूप कैसा है, इससे लग्न का निर्णय हो जाता है। क्लियर है। कभी कभी हम लोग यहाँ फंसते हैं कि भाई कैसे करेंगे, तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, ये चूंकि हमने YouTube पे डाला हुआ है, सारा वीडियो डाला हुआ है, आकृति प्रकृति कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, किस ग्रह के प्रभाव से कैसा होगा, किस राशि के प्रभाव से कैसा होगा, और उसके बाद अगर रेक्टिफिकेशन उसी का संभव है जिसका कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या एक लग्न आगे पीछे हो। मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न और धनु लग्न की पत्रिका है, हमको याद नहीं लग रहा है कि वृश्चिक लग्न, लेकिन चेहरे से लगता है कि नहीं, नाक नक्शा बहुत तेज है, देखने में सुंदर है, बहुत आकर्षक पर्सनालिटी है, तो वो वृश्चिक लग्न नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, धनु लग्न हो जाएगा। तो पहले हम धनु लग्न बना लेंगे और उसके बाद जो है बचपन से लेकर के अभी तक में जो भी घटनाक्रम याद रखने योग्य हो, कभी कोई चोट चपेट लगा, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, कभी किसी कारण से बहुत दूर की यात्रा करनी पड़ी, हमारा नौकरी कब हुआ, शादी कब हुई, संतान कब हुआ, या बच्चा है, मान लीजिए 15-20 साल का बच्चा है तो उसके छोटे भाई बहन कब हुए, उसके माता पिता का देहांत कब हुआ। तो ऐसे जो मेजर इवेंट हैं उसको नोट कर लीजिए और दशाओं में उसको लगाने का प्रयास कीजिए। दशाओं के साथ साथ गोचर को भी ले लीजिएगा, भाव हानि वाला नियम लगा लीजिएगा, शनि से भाव सिद्धि वाला नियम लगा लीजिएगा, तो उससे शादी की भी बात समझ में आएगी और उस भाव के हानि से भी संबंधित बात समझ में आएगी। और इसको करेंगे तो क्या होगा, 5 इवेंट यदि आप मैच करा रहे हैं, कभी एक इवेंट ऊपर चला जाएगा, दूसरा इवेंट नीचे चला जाएगा। अगर आप अपने सामंजस्य से सारे इवेंट को मैच करा देते हैं, और दूसरा है कि नवांश पत्रिका से उसका लग्न स्पष्ट हो जाएगा। नवांश पत्रिका में जो लग्न होगा उससे पत्नी या पति के आचार विचार, उसके गुण स्वरूप को देखा जा सकता है। तो उससे आप लग्न को डिग्रियों में परिवर्तित कर लेंगे कि 10 डिग्री रखेंगे तो कौन सा नवांश आएगा, 15 डिग्री रखेंगे तो कौन सा नवांश आएगा। तो पहले सिर्फ D1 चार्ट से ये तय कर लिया जाए तथा दशाओं के माध्यम से कि हम किस तरह से इस विषय को समझ सकते हैं, और उसको समझने के बाद फिर लास्ट में नवांश से 1-2 डिग्री 5 डिग्री का अंतर कर सकते हैं। समझ गए। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका लगभग रेक्टिफिकेशन ठीक हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। क्लियर हुआ गिरिजा जी? जी गुरु जी। ज्यादा वैदिक ज्योतिष में कहीं करने का नियम नहीं दिया गया, ये भी नियम नहीं दिया गया है। हम हमेशा इस आधार पर रेक्टिफिकेशन करते हैं और उसके बाद आगे जो प्रिडिक्शन करते हैं ना वो ठीक होता है। कई लोगों का रेक्टिफिकेशन किया अपने इस ज्योतिष करने के दौरान में, और अब यदि उसके उसी पे हम प्रिडिक्शन करते हैं तो वो भी सही हो जाता है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि जुड़वा संतान के लिए पहले बच्चे को लग्न से, दूसरे बच्चे को चंद्र लगन से। जब चंद्र लगन लगा देंगे तो फिर वो नवांश बदल लेंगे, डिग्री सेम ही ले आएंगे और सेम डिग्री के आधार पर वो लग्न की डिग्री नवांश निकाल लेंगे तो नवांश भी बदल जाएगा। अर्थात अब दूसरे बच्चे के लिए आपको हाथ से चार्ट बनाना पड़ेगा। सिर्फ लग्न में चंद्रमा लाना है, लेकिन लग्न की डिग्री वही रखेंगे और उसके बाद नवांश आदि बदल लेंगे। और कहा जाता है कि यदि लग्न और चंद्रमा एक ही साथ में हो तो नवांश के राशि को लग्न में रख लेंगे और लग्न की डिग्री वही रहने देंगे और फिर नवांश आदि बना लेंगे।
प्रश्न के लिए भी हम यही बात बताते हैं। जो लोग प्रश्न वगैरह हमसे पढ़े होंगे उनको पता है कि वर्तमान समय में प्रश्न लग्न वर्तमान समय के लग्न के अनुसार देखना उचित नहीं है। तो ऐसे स्थिति में एक नंबर पूछें और नंबर पूछने के बाद लग्न का जितना डिग्री है वो डिग्री यदि उसी के आधार पर नवांश बना लिया जाए तो वही सटीक होगा आंसर देने में। क्लियर हो गया? चलिए, एक प्रश्न और आया है शुभांगी बिंदु जी का कि अल्पायु, मध्यायु एवं दीर्घायु पत्रिका अगर हमारे पास आता है तो कैसे समझेंगे, तथा ये कैसे समझेंगे कि व्यक्ति जीवित है या मृत है। अगर ये हम लोग समझने लगे कि कोई भी पत्रिका हमारे पास आई है वो जीवित है या मृत है, तब तो हम ज्योतिष नहीं सीधा देवता हो जाए, अंतर्यामी हो जाए कि किसी भी विषय को हम जानने लगेंगे। तो जीवित है या मृत है इसको समझने के लिए तथा दीर्घायु और अल्पायु को समझने के लिए हम आप लोगों को कहते हैं कि 60 to 70% पत्रिका में आप लोगों को ये सबसे ज्यादा अल्पायु होने के लिए चंद्रमा को लिया गया है। जब अल्पायु वाला लेसन एक बारी पढ़ लीजिएगा आप लोग, होरा पराशर शास्त्र आयु निर्णय या अरिष्टाध्याय में ये दिया गया है, वहां जाकर के देख लीजिएगा कि चंद्रमा के ऊपर यदि बहुत बुरा प्रभाव हो, चंद्रमा 6, 8वें, 12वें या चतुर्थ स्थान में हो, तो ऐसे स्थिति में जातक अल्पायु होता है। लेकिन हम वैसे स्थिति में भी जातक को वर्तमान समय में अल्पायु नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है। पहले बच्चे का मृत्यु दर बहुत अधिक था, अब बच्चे के मृत्यु दर में कमी आई और आगे और कमी आएगी। तो ऐसे स्थिति में लग्न, लग्नेश, चंद्रमा आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, रिकॉल हो जाएगा। चंद्रमा, सूर्य तथा मंगल, यदि ये सभी पीड़ित हो, मंगल क्यों लिया? क्योंकि मंगल काल पुरुष के पत्रिका का लग्नेश होता है। तो अब हमने किसी को छोड़ा नहीं। अगर ये सभी पीड़ित होंगे तो जातक अल्पायु होगा। और इसमें से यदि चंद्रमा ठीक हो जाएगा या सूर्य ठीक हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ठीक हो जाए तो वो मध्य आयु होगा, पूर्णायु तो फिर भी नहीं होगा। और अगर सूर्य चंद्रमा दोनों अच्छा हो जाए तब फिर वो दीर्घायु हो जाएगा। फिर लगन लग्नेश के पीड़ित होने पर भी वो दीर्घायु रहेगा। तो अल्पायु और दीर्घायु को समझ गए। और इसी आधार पर शुभांगी जी, यदि कोई पत्रिका आता है तो पूछ लिया कीजिए कि भाई व्यक्ति के पत्रिका में दिक्कत महसूस हो रही है समझने में, पहले ये बता दें कि ये जातक जीवित है या नहीं है। अगर ऐसा भी पूछ लेंगे तो हमको उम्मीद है कि कोई बड़ी बुराई नहीं है, पूछ करके बताएंगे। और क्या दिक्कत? समझ में आ गया बिंदु जी? जी सर। एक और प्रश्न आया हुआ था राहुल कौल जी का, क्लास में है? राहुल कौल जी क्लास में है? चलिए, नहीं है तो भी उनके प्रश्न का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। उनका प्रश्न था कि कर्क लग्न में शनि यदि चतुर्थ भाव में हो तो क्या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदने से लाभ होगा? और किसी के पत्रिका में ऐसी स्थिति बनी और उसने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदी और उसको लाभ हो गया, तो हम इस चीज को सिद्धांत नहीं मान सकते। आप लोग समझिएगा, उनका जो कहना था वो आप लोगों को यहाँ जब बनाएंगे ना तब लगेगा कि बहुत अच्छा प्रश्न है, इसीलिए इस प्रश्न को भी समझना चाहिए। इस प्रश्न के बाद आप ही लोगों से प्रश्न लेंगे, आप लोग अपना प्रश्न भी तैयार करके रखिएगा, जहां तक संभव होगा लेंगे।
ये पत्रिका है और यहाँ कहा जा रहा है शनि योग। अब देखिए बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर आप लोगों के मन में होगा। कॉल जी अच्छा पढ़ते भी हैं और अच्छे प्रश्न भी लेकर के आते हैं। नवरात्र का समय हो सकता है कि बहुत लोग व्यस्त होंगे, नहीं आए होंगे, नहीं तो वो आते भी हैं। अब यहाँ हम यदि ये भूल जाए कि शनि अष्टमेश है, तो शनि चतुर्थ स्थान में है और तुला राशि का है, तो भाव मजबूत हो गया, भाव कमजोर नहीं हो गया। क्योंकि भाव बल जब हम बताते हैं, तीनों चीज बताते हैं, भाव, भावेश और कारक, तीनों को देखना है। लेकिन जो YouTube में बताए हुए भाव बल, भावेश भाव में हो, भाव को देख रहा हो, भाव में कोई उच्च आदि के ग्रह बैठे हो, भाव शुभ कर्तरी में हो, तो यही तो 4 नियम है, निर्विवादित नियम। तो ये निर्विवादित रूप से तो ये हो जाता है कि ये चतुर्थ स्थान है और चतुर्थ स्थान में शनि बैठा, तो ये भाव बलवान हो गया, अर्थात प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हम लोग डिस्प्यूट अष्टम से नहीं देखते, अष्टम से डिस्प्यूट नहीं देखते। ऐसे में क्या है कि अष्टम से ये देखते हैं कि यदि कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो उससे आपको लाभ हो जाता है, और जितनी पुरानी प्रॉपर्टी है सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट आ जाता। बहुत सरकार का कोशिश है और बहुत लैंड एक्ट, लैंड यूज बनाते बनाते फिर भी जो है सो कोर्ट में केस कम नहीं हो पा रहा। तो डिस्प्यूट कहाँ से देखते हैं, तो डिस्प्यूट छठे स्थान से देखते हैं। तो संस्थेश यहाँ होता तो संभव था क्या ना, लेकिन ये डिस्प्यूट शनि भी देता है। 8वां घर यदि डिस्प्यूट के लिए नहीं भी माने तो शनि डिस्प्यूट देता है, तो ये जातक का स्वभाव हो जाएगा कि वो डिस्प्यूटेड लैंड खरीद लेगा। लाभ होगा या हानि होगा वो बात की बात है, लेकिन उसको डिस्प्यूटेड लैंड खरीदने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शनि बलवान होकर के बैठ गया और उसमें विलंब भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो 8वें का स्वामी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको रिजल्ट अच्छा ही दे। हो सकता है कि 1-2 डिस्प्यूटेड लैंड आपने खरीदा, आपको करोड़ों का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आपके आदत में ये गुण नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको ये अष्टमेश होने के कारण नुकसान भी दे सकता है। तो कब फायदा दे सकता है, कब नुकसान दे सकता है, इसके लिए तो हमारे पास सूत्र है ही। कौन सा सूत्र है कि हम दशाओं से ये पता करते हैं कि हमको कब फायदा होगा और कब नुकसान होगा। इसीलिए ग्रहों की स्थिति से फल का होना निश्चित है और दशाओं से उस फल की प्राप्ति होनी संभव है। इसीलिए सिर्फ प्लेसमेंट के आधार पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लिखा गया, क्योंकि ये जो अष्टमेश है ये लग्न का मित्र नहीं है। और हमने अभी बताया कि ऐसे अष्टम के स्वामी में, स्वामी की दशा में आप लोगों को ये बताना है कि सावधानी से बताना है। हो सकता है कि उसका दशा बहुत अच्छा ना हो, उस दशाओं में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त ना हो। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आप लोग अपने अपने हाथ खड़े करके अपना अपना प्रश्न रखेंगे ताकि हम उसका जवाब देंगे। मधु कपूर जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारे क्या हुआ, हमारी सिचुएशन कल हुई, हमारे घर में चौकी थी, तो कल जो कोई आए और वो ना गिर गए, तो उसको कैसे देखे, वो फिर उनको इमरजेंसी जाना पड़ा, तो शी हैड अ फ्रैक्चर। तो आई डोंट नो, इट्स अनयूजुअल सिचुएशन था। हमने उनकी ना बर्थ इंफॉर्मेशन भी ली, तो जैसे ऐसे किसी के प्रॉपर्टी पे हो जाए तो क्या आप अपना चार्ट भी देखेंगे, उनका चार्ट भी देखेंगे? नहीं, आपके यहाँ चोट लगा लेकिन लगा किसी और को, समझ रहे हैं ना? हाँ, लगा किसी और को। हाँ, हाँ, तो हम अपना चार्ट नहीं देखेंगे,
अच्छा हम उन्हीं की चार्ट देखेंगे, अपने चार्ट से हमको पता नहीं चलेगा। अच्छा। ठीक है, उनकी ओके। चार्ट में देख, आपके चार्ट में ये सब समझ में आएगा कि कोई मांगलिक कार्य कर रहे थे, उसमें विघ्न आने की संभावना है। अच्छा समझ जी। रहे हैं? तो हो हाँ सकता जी। है कि उस समय चंद्रमा या और कोई भी ग्रह विपरीत स्थिति में हो, या उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव आया हुआ हो। ठीक है, या जिस हाँ समय आप चौकी प्रारंभ किए हुए हों, वो मुहूर्त निर्णय में हम कहते हैं ना, चर का, उद्वेग का, लाभ का, अमृत का। तो यदि उद्वेग आदि के चौघड़िया में हमने शुरू कर लिया है, तो इससे भी ये संभव हो सकता है। बाकी का, और आपके पत्रिका में धार्मिक कार्यक्रम या मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें कोई यदि विघ्न बाधा आता है, इसके लिए हम अपने पत्रिका को देखेंगे, जरूर देखेंगे। लेकिन विशेष रूप से जिसको चोट चपेट लगा है, उसके पत्रिका को देखना जरूर। हाँ, हमने उनकी इंफॉर्मेशन ली तो फिर हमने उनका देखा, उनकी सैटर्न में राहु की अंतर्दशा चल रही है और उनका सैटर्न बैठा है 10th हाउस में। वर्गो की उनका लगन है और राहु जो है 4th हाउस में है। तो उनका जो है मार्स है 8th हाउस में। तो हमने देखा कि और राहु सैटर्न में, राहु में सन जहाँ शुरू। राहु बैठा है, बहुत आसानी से समझ जाइएगा। हाँ, राहु बैठा है। कोई भी हम समझ गए कि भरगो लगना है, समझ गए ना। हाँ जी। यहाँ राहु बैठा है, तो ये तो अष्टम स्थान को दृष्टि दे ही रहा है। हाँ जी। और और संधि वहां कहाँ मार्स बताया? है, वहां मंगल है 8 में, 8वें घर में, और उनका जो चंद्रमा है वो 6ठे घर में है। तो ये, वो तो आपको दिख गया होगा कि इनका चोट चपेट, इनको दुर्घटना घट सकती है। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो तो हमें दिख गया। और आपने ये जो अभी आपने बोला ना कि जैसे मंगल, जो जैसे आपने पॉइंट बोला ना कि अगर अशुभ ग्रह है जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उसको देखे तो उससे भी अशुभ फल देगा। तो हमने उनका ट्रांजिट भी देखा था, क्योंकि मंगल जो है अभी उनके 9th हाउस में है। तो वो फिर 8th हाउस, वो राहु को एस्पेक्ट कर रहा है 4th हाउस में, और मून भी 4th हाउस में था। तो उनको चोट तो लगी लेकिन बचाव हो गया, मतलब कि फ्रैक्चर हुआ, कोई नर्व डैमेज या ऐसे नहीं हुआ। चलिए, तो पर ठीक। हाँ ऐसे पत्रिकाओं को नोट कर लीजिएगा, तो जो सीखा आपको वो आप याद रख पाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ तो जी। यहाँ थैंक। पर जब तक अष्टम एक्टिव नहीं होगा, तब तक हम्म हमारा चोट चपेट दुर्घटना आदि होगा नहीं। दो दो कारण है। हमने कहा, हम्म एक भाव होता है और दूसरा दाता ग्रह। दाता ग्रह कौन है? मंगल है। तो हम्म यदि मंगल की भी दशा होती तो भी जो हम्म है, और प्राण और सूक्ष्म दशाओं में कहीं ना कहीं मंगल जरूर आया होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे हम्म स्थिति में चोट चपेट दुर्घटना आदि हो जाती है। और हम अपने घर में मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें कोई विघ्न है, तो कार्यक्रम होगा, इसको पहले निश्चित करेंगे। आप मधु जी इसको चेक कीजिएगा कि हाँ आप जी। मांगलिक कार्यक्रम क्यों करवा रहे थे, क्या दशा ओके। कोई थी ऐसी। और दूसरा, कि उस समय उस दशा नाथ के ऊपर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव था, जिसके कारण कि आपके उस कार्य में कुछ न कुछ तो विघ्न रहा ही होगा। बात समझ रहे हैं? हाँ जी। तो हाँ जी। इसको चेक करवा लीजिए। चलिए, ठीक है। तो हाँ गुरुजी सब। एक हाँ, सॉरी एक गुरुजी, एक छोटा सा और ये था कि आ, अभी जैसे उनकी अंतर्दशा तो राहु की नहीं, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि हम उनके चार्ट में देख रहे थे मून 6th हाउस में है। तो अगर मून और मून 6 में है, मार्स 8th हाउस में है, तो मून अपने से लाइक मून की माँ 11th हाउस में उसकी वो है ना राशि। तो फिर मून का तो मून अच्छे रिजल्ट नहीं देगा अगर 6ठे घर में है तो। छठे की वृद्धि कर देगा, तो छठे घर की परेशानियां बढ़ जाएंगी। समझ रहे हैं? और ओके। मून और मार्स यदि छठे, 8वें, 12वें में बैठा हो, तो ऐसे जातक के जीवन में चोट चपेट लगने की संभावना होती है। ठीक है, हाँ पहले तो हमारे वो जीवन में हमको चोट चपेट लगेगा कि नहीं लगेगा,
तो ऐसे हाँ में जी। लग्नेश, चंद्रमा और मंगल, ये याद रखिएगा, ये अच्छा चीज है, इससे आप सीख हाँ पाएंगे। किसी के हाँ जातक के जीवन में चोट चपेट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लग्नेश, चंद्रमा और मंगल यदि 6, 8वां 12वां पकड़ लिया हो, उस जातक को जीवन में चोट चपेट दुर्घटना आदि का सामना करना ही पड़े। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। चलिए। ओके, थैंक यू गुरुजी। सविता लद्दा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सविता जी। हाँ, नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। ये आयु निर्णय का एक मेरे पास एक चार्ट आया था, उसमें लग्नेश छठे घर में है गुरु, और चंद्रमा भी सप्तमेश है, लेकिन वो मंगल और शनि से पीड़ित है, और सूर्य जाके बैठा है 12वें घर में। तो इसमें गुरु की दृष्टि तो है सूर्य पर, तो इसका आयु निर्णय कैसे करेंगे? गुरु की दृष्टि है तो ठीक है। आयु शनि कहाँ है? शनि इनका लग्नेश है, लग्न में है। तब तो ठीक है, तब आयु अच्छी है, कोई दिक्कत आयु अच्छी है तो, हाँ। लेकिन चंद्रमा सिर्फ पीड़ित है और लग्नेश भी पीड़ित है। कोई बात नहीं है, हम समझ गए, लेकिन लग्न में लग्नेश है तो सबसे हाँ। पहले तो ये जान लेना चाहिए कि ये मजबूत स्थिति है, और सूर्य के नहीं, ऊपर भी गुरु की दृष्टि। गुरु लग्नेश लग्न धनु लग्न है, तो वो गुरु जाके बैठे हैं 12वें। अच्छा, धनु लग्न है, वहां पे शनि बैठा है। हाँ। अच्छा, हमने चलिए, तो भी हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। शनि केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में है, तो आयु हाँ। के लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई है, तो ये हाँ। भी परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा। अब है क्या कि हम पूर्ण आयु बोले, हाँ। ठीक है, या अल्पायु बोले, तो चंद्रमा लग्नेश मंगल, ये सबको और देख लीजिएगा। हाँ। वही नियम लगाना है जो आपको बताया, उसको लगाइए। हम 70% तक रिजल्ट मिलेगा, 30% हम नहीं करेंगे। 30% में ऊपर नीचे होते रहता है, समझ रहे हैं? उसके लिए और ईश्वर से मनाइए कि हम आयु निर्णय वगैरह मैथमेटिकल वाला पार्ट फिर से प्रारंभ कर रहे हैं यूट्यूब पे, और जल्दी से आयु निर्णय वगैरह अष्टक वर्ग से तो निकाले ही हैं, पिंडायु वगैरह भी निकालने के लिए सिखा दें, कुछ वहां से आप लोग सीख पाए। अच्छा, तो इसमें जैसे आपने पढ़ाया कि लग्न लग्नेश सूर्य चंद्रमा और मंगल, इसमें से दो, जैसे चंद्रमा और लग्न पीड़ित है, लेकिन लग्नेश स्ट्रांग है, मंगल भी स्ट्रांग है, और सूर्य पर भी गुरु की दृष्टि है, तो 3 भाग तो स्ट्रांग है, लेकिन 2 भाग थोड़े पीड़ित है। फिर तो पूर्ण आयु है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक। हमको सूर्य चंद्रमा यदि निकल गया तो हाँ। पूर्ण आयु है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा। सूर्य और चंद्रमा दोनों में से एक यदि उस दो के साथ एक भी यदि फंसा हुआ है, हाँ। पीड़ित है, तब फिर मध्यायु बोल देंगे, फिर पूर्ण आयु नहीं बोल। अच्छा। अच्छा। और सूर्य और चंद्रमा दोनों यदि अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाता है और केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में होता है, तो ऐसे में फिर हम उसको अल्पायु नहीं बोलेंगे, पूर्णायु। अच्छा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। दीपिका मित्तल जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, ये 2 टर्म आती हैं, भाव बल एंड भाव फल। तो यदि भाव बली है और उसको स्त्री अशुभ ग्रह एक्टिवेट कर रहा है, तो हम उस भाव की हानि समझेंगे, और उस भाव से फिर क्या क्या हानि समझेंगे। और समटाइम्स ऐसे देखते हैं कि वो भावेश 6, 8, 12 में गया है, स्टिल भाव बली है, वो नंबर से देखें तो वो ऐसा कैसे होता है? नहीं, फिर से समझाइए हमको प्रश्न, गुरुजी, बीच में आवाज आ गई थी। भाव बल है और भाव फल है। समटाइम्स भाव बहुत बली है और उसको यदि अशुभ ग्रह देख रहा है, अशुभ ग्रह ने एक्टिवेट किया, तो वो उस भाव की कैसे हानि करेगा, क्योंकि भाव तो बली है। और कभी कभी होता है कि वो भावेश 6, 8, 12 में गया, बट स्टिल भाव बली है। जैसे षटबल में ग्रह का बल देखते हैं, ऐसे भाव बल से हम बल देखें तो वो भाव में बल ज्यादा है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये ऐसा कैसे है कि 6, 8, 12 में भावेश किया तो भी भाव बली है, और भाव बली है और अशुभ ग्रह ने एक्टिवेट किया, तो वो उसकी क्या हानि करेगा? उसके कारक तत्व की हानि करेगा, क्या हानि करेगा? 6, 8, 12 में यदि ग्रह गया हो तो भाव बहुत बली हो जाएगा, ऐसा कहना गलत। पहला तो ये समझिएगा, समझ रहे हैं? वो बात बता देते हैं, वो षटबल में ग्रहों का बल 6, 8, 12 में जाने पर भी मजबूत होता है, ये अलग चीज है, लेकिन भाव बल के लिए इसको नहीं लेंगे।
षडबल में बल छठे, आठवें, 12वें ग्रह बैठे ग्रह की भी अधिक होती है, ऐसा देखते हैं, क्योंकि वहां 6 प्रकार से भाव बल निकाला जाता है। क्लियर हो गया? उसमें ये नहीं ध्यान में रखना है कि कौन सा ग्रह छठे में है, कौन सा ग्रह 8वें में, उसको ये देख करके भाव बल नहीं निकालता, वो ग्रह बल नहीं निकालता। तो षडबल में ग्रह बल होता है। भाव बल के लिए हमने आपको 2 चीज पढ़ाया है, भाव बल और भाव फल। तो भाव बल जो है वो ग्रह के केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो, उस भाव में भी यदि शुभ ग्रह हो तथा वो भाव तथा भावे शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो वो भाव बलवान है। ऐसे में यदि शनि मंगल भी उस भाव को देखेगा तो उस भाव से संबंधित फल ही होंगे, और उस भाव से संबंधित फल शनि और मंगल के नेचर के अनुसार होंगे। जैसे शनि देखेगा तो धीरे धीरे फल मिलेगा, मंगल देखेगा तो बहुत फोर्स में फल आएगा। क्लियर हो गया? अब नुकसान हमेशा सजीव का होता है। अगर वो चतुर्थ को देख रहा है, हो सकता है कि माता का नुकसान हो जाए, 9th हाउस को देख रहा है तो पिता को नुकसान हो जाए, पंचम को देख रहा है तो संतान को कोई परेशानी आ जाए, इसकी समस्या हो सकती है। क्लियर हुआ आपका? हाँ जी गुरुजी। ओके। गौरव शर्मा जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मेरा प्रश्न सर ये था कि वो जो एक कंसेप्ट आता है अपने एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ ये बोलते हैं ना कि जीव क्षेत्र यदा शनि या शनि क्षेत्र यदा गुरु स्थान हानि करो जीवोर स्थान वृद्धि करो शनि, ये वाला जो कंसेप्ट है सर, ये इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे जो हमने जो पढ़ा है कि जैसे शनि काल पुरुष में जो कि लाभेश होते हैं तो कहीं भी जाएंगे तो वृद्धि ही करेंगे, और गुरु का हमने ये कंसेप्ट सुना था क्योंकि गुरु का की एक राशि 12वें में होती है, इसलिए जब भी वो कहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ अलता जरूर करेंगे। तो सर इसमें इस श्लोक का क्या मतलब है, मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा था। मतलब यही है कि गुरु जहाँ जाएगा उसकी हानि करता है और शनि जहाँ जाता है उसकी वृद्धि करता है। गुरु के स्थिति में अशुभता है और शनि के दृष्टि में अशुभता है, और ये तो हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है कि शनि वृद्धि करने का करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो काल पुरुष के पत्रिका में लाभ स्थान का स्वामी है। चूंकि गुरु द्वादशेश भी है, इसकी वजह से गुरु जहाँ स्थित होता है, तथा गुरु, जब आप लोगों ने देखा होगा कि भावार्थ रत्नाकर वाले श्लोक में मैंने दिया है कि स्वल्पम फलम उदीरते, कि अगर कारक अपने ही भाव में है तो बहुत कम फल करता है। तो कम फल करने का मतलब गुरु कितने भाव का कारक है? 4 भावों का कारक है, दूसरे का, 5वें का, 9वें का और 11वें का। और स्त्री जातक के लिए यदि देख लेंगे तो 7वें का भी कारक हो जाएगा। तो ऐसे में गुरु 5 स्थानों की तो अल्प फल करने की गारंटी ऐसे ले लेता, और उसके बाद ये द्वादश स्थान का स्वामी होने के कारण गुरु जहाँ स्थित होता है उस भाव की हानि करता है, लेकिन उस तरह से नहीं करता जिस तरह से अन्य अशुभ ग्रह सूर्य मंगल आदि करते हैं। क्लियर हो गया? उसमें भी यदि कोई अकेला होगा तो ज्यादा नुकसान करेगा, यदि कोई ग्रह साथ में है तो फिर ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो युति का फल आना है, फिर हमको उसके दोनों का कंबाइंड फल देखना पड़ेगा। इसीलिए अकेला कोई भी ग्रह होता है तो जो स्टेट एकदम रिजल्ट लिखा गया कि गुरु हानि करेगा, चतुर्थ भाव में अकेला है तो उसकी हानि कर देगा, तो करेगा। लेकिन अगर उसके साथ मंगल, चंद्रमा, शनि कोई भी हो जाए तो ऐसे स्थिति में वो हानि नहीं करेगा। और दूसरा है कि नवमेश जहां भी जाता है उस भाव की वृद्धि करता है। तो काल पुरुष के पत्रिका में गुरु नवमेश भी है, इसीलिए गुरु कहीं भी पर भी बैठ करके उतनी हानि नहीं करता। लिखा जरूर गया लेकिन 100% हानि नहीं करता। सर ये फल जरूर कम करता है लेकिन हानि 100% नहीं करता। एक्चुअली सर कंफ्यूजन इस वजह से हो गया था क्योंकि स्पेशल जो वर्ड लिखा था कि जीव क्षेत्र और शनि क्षेत्र, तो स्पेशली इस वजह से कंफ्यूज हुआ कि क्या गुरु शनि के घर में ही हानि करते हैं या सब जगह करते हैं? ना, जीव क्षेत्र और शनि क्षेत्र में अंतर क्या है कि एक चीज, अलग अलग लोग ना अपने अपने संस्कृत श्लोक भी डालते हैं, समझ रहे हैं? कई श्लोकों से भी हम लोगों के पास जो
वेदांग है वो यथार्थ में नहीं है, उसकी व्याख्या या उस श्लोकों को जोड़ा गया है। तो पहले तो यही है कि स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। तो स्थान हानि जीव करता है, जीव का मतलब गुरु होता है। अब जीव क्षेत्रे शनि क्षेत्रे ये हम जैसे विद्वानों ने जोड़ा। तो अब क्या कहते हैं कि जीव के क्षेत्र में अर्थात धनु और मीन राशि में शनि आएगा, तो कोई भी ग्रह जब शुभ ग्रह की राशि में आता है, जैसे हम कहते हैं ना शुभ ग्रह के नवांश में गया तो वो अच्छा हो गया, अशुभ ग्रह के नवांश में गया तो अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसे स्थिति में किसी ने लिख दिया, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे चूंकि नवम के साथ साथ द्वादश के भी स्वामी हैं, हम इसी तरह से समझते और समझाते हैं। गुरु तथा 4 स्थानों के स्थिर कारक हैं, इसकी वजह से वो जिस भी स्थान में बैठेंगे उसकी कुछ न कुछ करेंगे। अमरनाथ पांडे जी म्यूट रखिए। तो इसीलिए जो है सो ऐसा लिखा गया है। क्लियर हुआ आपका? जी सर। अनुपम सिंह जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न जो दीपिका जी ने उठाया ना वो उससे रिलेटेड है। जैसे गुरुजी भाव, भावेश और कारक तीनों मजबूत स्थिति में हो किसी भाव के, लेकिन उस भाव को मंगल सूर्य मतलब उस भाव की क्या हानि करेंगे? गुरुजी हम समझ गए जी। अभी आप प्रैक्टिस में है ना? जी गुरुजी। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पास ये प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक है ना? क्योंकि हमको पता है भाव बल और भाव फल को हम जब अलग पढ़ाते हैं तो कुछ प्रश्न फिल्टर होकर के आते हैं, लेकिन आपके पास ये प्रश्न नहीं बचेगा। वो जो दीपिका जी को बताया वही बात आपके लिए भी बताएंगे। तो इसीलिए आगे दूसरे का प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि ये इस क्लास में आप लोगों को उस प्रकार का प्रश्न करना है जिस प्रकार का प्रश्न आपके पास आता है और आप दुविधा में पड़ जाते हो कि इसका जवाब कैसे देंगे, तब हमारे इस क्लास का लाभ आप लोगों को। क्लियर हो गया? अपनी दुविधा नहीं, अपनी दुविधा तो आप समाप्त कर ही चुके हैं और जो प्रैक्टिस में है वो कर लेंगे, लेकिन जो दूसरे जब आपके पास पत्रिका पूछने आते हैं तब जो मन में दुविधा आती है, तब जो नहीं देख पाते हैं वो हमसे पूछें। ठीक है? सुदीप सोनी जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो गुरुजी जैसे आपने बताया कि कोई अशुभ ग्रह जो है वो अष्टम में बैठ के अशुभ फल देने वाला हो और गोचर में उसको शुभ ग्रह देख ले गुरु चतुर्थ में बैठ के भी, तो जो अशुभ ग्रह का फल है वो कम हो जाता है। तो गुरुजी जैसे मंगल अगर अष्टम में, जन्मकालीन मंगल जो है वो अष्टम में है और उसी वक्त मंगल का भी गोचर हो रहा है अष्टम में और गुरु जो है वो उसको देख रहा है, तो उसके प्रभाव को बढ़ा हुआ समझेंगे या फिर सिर्फ जन्मकालीन? प्रभाव कम समझेंगे। तो नहीं, जैसे गुरु अगर उसको नहीं भी देख रहा है तो अगर मंगल अगर गुरु नहीं देख रहा है तो मंगल का प्रभाव तेज हो जाएगा, ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा जी। अगर मंगल के ऊपर से गोचर करने लगा जी। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि जब हम अंतर, जैसे आपने बताया कि अंतर दशा जो है मुख्य फल करता है, तो जब हम प्रत्यंतर या प्राण और सूक्ष्म में जाते हैं, जैसे हमें और सूक्ष्मता से चाहिए, कोई प्रश्न करता है कि ये हमको कब होगा या कुछ स्पेशल बोला किसी ने कि नहीं हमने इंटरव्यू दिया है किसी एग्जाम का और उसके बाद हमको अपॉइंटमेंट कब होगा, अगर तो हम प्राण या सूक्ष्म दशा पे जाएं तो क्या होता है कि कभी कभी सूक्ष्म दशा जाते जाते 4-5 ग्रह की दशा अंतर दशा पे प्राण प्रत्यंतर लग जाता है। तो एक एग्जाम्पल से अगर आप बता सकें, क्योंकि एक के रेफरेंस में दूसरा और दूसरे के रेफरेंस में तीसरा जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारा जो है धैर्य नहीं रह पाता है, मतलब एक भी हमारे पास ऐसा प्रेसिडेंस नहीं है कि हम इसको समझें कैसे, क्योंकि 2 ग्रह को तो हम एक्सिस बना लेते हैं लेकिन तीसरा और चौथा ग्रह का जब एक्सिस बनाने लगते हैं तो सब खिचड़ी हो जाता है। तो वो अगर आप बताते हैं, पहले तो अंतर या प्रत्यंतर दशानाथ को ये बताना होगा कि इसकी नियुक्ति होगी जी। ये क्लियर हो गया जी। ये अंतर और प्रत्यंतर दशानाथ यदि ये बता देता है कि इसकी नियुक्ति होगी जी, तो फिर आगे उसकी प्राण दशा और सूक्ष्म दशा में, सूक्ष्म दशा मान के चलिए आप, प्राण दशा को तो
हम कभी ले भी नहीं पाते हैं। जी तो सूक्ष्म दशाओं में जब दूसरे का या छठे स्थान का या 10वें स्थान का या लग्न से छठे और 11वें का या दशम से छठे और 8वें का ऐसे भाव को एक्टिव करने वाले ग्रह की अंतर्गत सूक्ष्म दशा हो तो उसमें हो जाएगा। तीसरा कि जिस दिन उसका होना है, जिस दिन वो दशा आ रहा है, क्या उस दिन चंद्रमा लाभ स्थान में है, क्या उस दिन चंद्रमा दशम स्थान में है, क्या उस दिन चंद्रमा छठे सातवें है, क्या उस दिन चंद्रमा तीसरे स्थान में है। तो उस दशाओं में अगर मान लीजिए आज एक ग्रह है जो दूसरे भाव को एक्टिव कर रहा है, लेकिन आज चंद्रमा अष्टम में है या द्वादश में, हमको रिजल्ट नहीं मिलना, लेकिन क्या 2 दिन बाद फिर दूसरा ग्रह आया, वो उस भाव को एक्टिव कर रहा है और अभी मेरा चंद्रमा 10 में है, ऐसे स्थिति में वहां ज्वाइनिंग। क्लियर हो गया? जी गुरुजी, जैसे अगर अंतरदशा नाथ बता रहा है कि होगा, तो हम कोई और प्रत्यंतर षडाष्टक बना रहा है तो उसकी दशा बीत जाने दें, उसके आगे प्रेडिक्शन देखें कब वो अच्छी जगह पहुंच रहा है। ये तो हमेशा से आपको देखना पड़ेगा। जी यदि किसी ग्रह प्रत्यंतर ने षडाष्टक बना दिया है तो नियुक्ति में विलंब करा देगा, या हो सकता है कि कोई अगर छठा एक्टिव करके षडाष्टक बनाया है, तो बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां हैं जो पेंडिंग में चला जाता है, कोर्ट केस मुकदमे में चला जाता है, फिर आपको बहुत लेट नियुक्ति। जी गुरुजी, ठीक है। तो ऐसे में षडाष्टक बनाने वाले ग्रह या छठे और 12वें में बैठे हो, अगर छठे 12वें में बैठे हो तब कहाँ से नियुक्ति, पहले तो केस लड़िए न जाकर, ठीक है ना। तो इस तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। ठीक है गुरु, धन्यवाद। दीप्ति पांडे जी। सर, जैसे जब हम फल कथन कहते हैं तो काल पुरुष की कुंडली भी ध्यान में रख के हम फल कथन कहते हैं। हमारे पास जो भी लग्न आए तो हम ये भी देखते हैं कि ये ग्रह जो है काल पुरुष में कहाँ का स्वामी है, उसका मिला के बताते हैं कि क्या प्रेडिक्शन होगा। तो क्या इसमें जो काल पुरुष की कुंडली की राशियां हैं उस हिसाब से भी देखेंगे? जैसे करियर की बात आ रही है तो मकर राशि पर क्या प्रभाव है, मकर राशि की स्थिति क्या है लग्न पे, क्या ऐसा भी कुछ रहेगा उसमें? फिर से बोलिए। जैसे सपोज हमारे पास किसी भी लग्न की कुंडली आई तो उसमें हमें करियर देखना है, तो जो हमारा देखने का तरीका होता है कि करियर निर्धारक ग्रह क्या है, उसके बाद कौन से बलवान ग्रह हैं, आगे दशा किसकी आने वाली है, उसके हिसाब से हम करियर किस तरफ होगा क्या ये बताते हैं। तो जैसे जब करियर की बात है आगे कैसा रहेगा, तो क्योंकि काल पुरुष में मकर राशि कर्म स्थान की राशि होती है, तो उस लग्न में मकर राशि कहाँ पे है, मकर राशि में क्या शुभ अशुभ प्रभाव है, ये भी देखा जाएगा? नहीं, वो मकर राशि के स्वामी को देख लीजिएगा। तो इसीलिए प्रत्येक कर्म के कारक शनि कहलाते हैं, क्योंकि वो काल पुरुष के पत्रिका में दशमेश हैं। तो मकर राशि कहाँ है ये देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शनि की स्थिति कैसी है ये देखने की जरूरत है। क्लियर हो गया? जी जी, धन्यवाद। अर्चना सिन्हा जी। अर्चना सिन्हा जी। हरिश्चंद्रा भाई। सर ये एक मैच मेकिंग के लिए मेरे पास एक क्वेरी आई थी, तो उसमें 17 गुण मिले थे और भकुट और नाड़ी दोष था सर, नहीं मिले थे उसमें, लेकिन ग्रह में हम कई बार बताए 17 गुण मिल रहे हैं, कोई बात नहीं है। भकुट और ग्रह मैत्री में से यदि कोई एक मिल रहा है तो शादी के लिए हाँ कर दो। ग्रह मैत्री मिल रहा है सर, लेकिन भकुट और नाड़ी में 0 अंक। कोई दिक्कत नहीं, ग्रह मैत्री मिल रहा है। बाकी पत्रिका देखने आप लोगों को आता है, सप्तम सप्तमेश और कारक समझने का प्रयास कीजिए। शुक्र या गुरु से 6, 8, 12 में कौन सा ग्रह बैठा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। सप्तम से केंद्र, सप्तम से त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए। वैधव्य योग और विदुर योग आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, उसको समझ लीजिए। इतना कुछ समझ के फिर उसको उत्तर दे दीजिए। गुण 17 मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ग्रह मैत्री और भकुट में से एक मिलना जरूरी है। क्लियर हो गया? जी सर। हम आज ही की बात है, आज सुबह एक कॉल आया, 31 गुण वाले को मना कर दिए। 31 गुण मिल रहे थे, उसको मना कर दिया। किसी विद्यार्थी का ही कॉल था, मना कर दो।
क्योंकि पत्रिका बिल्कुल निगेटिव बताता है। ठीक है, तो सारा चीज क्योंकि अष्टगुण गुण मिलान एक चंद्रमा के ऊपर ही डिपेंड करता है, और सब चीज चंद्रमा ही बता देगा ये संभव नहीं है। चंद्रमा जरूर हमारा जड़ है, मूल है, लेकिन सब कुछ चंद्रमा से ही हो जाएगा ये संभव नहीं। क्लियर हो गया? जी सर, धन्यवाद। आशीष ठाकुर जी। प्रणाम गुरुजी। मैं अच्छा क्वेश्चन करूं? जी जी अर्चना जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, किसी को अगर प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है तो चतुर्थ भाव तो देखेंगे, उसके साथ साथ और क्या क्या देखना होगा? क्या देखनी है? प्रॉपर्टी बेचनी है तो सबसे पहले तो चतुर्थ भाव देखें। जी चतुर्थ भाव आपको दो तरह के प्रॉपर्टी को बताएगा। जी एक जो प्रॉपर्टी आपके अधिकार में है तथा जो आपने बनाया है, जी दूसरा प्रॉपर्टी दिखाएगा जो आपके पिता ने बनाया। जी तो ये दो प्रकार का प्रॉपर्टी चतुर्थ दिखाएगा। और जी अब पिता की प्रॉपर्टी यदि देखनी है तो उसके लिए हमको 8वें स्थान को देखना होगा। क्लियर हो गया? तो चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम से भी हम चल अचल संपत्ति की बात कर सकते। क्लियर हुआ? क्योंकि हमेशा हम लोग भावात भावम, भाव से भाव की बात करते हैं, तो चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम होता है, इसीलिए वहां से भी हम वर्तमान समय में अपना वहां से अब न पिता की न दादा की, वहां से सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉपर्टी की बात हो। क्लियर हो गया? आदर को प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा ये बात 12वां स्थान भी बताता है, क्योंकि 9वें से चतुर्थ 12वां है। लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि किसी भी चीज को एक जगह से देख करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम पिता के विषय में जानना है तो 9वें को लग्न बनाएंगे, सूर्य को लग्न बनाएंगे, और सूर्य से 9वें को लग्न बना करके तब देखेंगे, तब हमको पूरा पिक्चर साफ होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। क्लियर हुआ अर्चना जी? राजेश मल्लिक जी। आचार्य जी नमस्कार। गुरुजी, अगर वो पुश्तैनी जमीन है तो या मकान है तो पुश्तैनी है तो 8वें से देखना। धन्यवाद गुरुजी। राजेश मल्लिक जी। आचार्य जी नमस्कार। सर मेरा प्रश्न है कि कई बार हम कुंडली लगन से देखें या चंद्रमा से देखें। कई बार क्या होता है कि चंद्रमा जो होता है 12वें भाव में आ जाता है। अब लगन से देखें तो कुछ ग्रह खराब हो जाते हैं कि भाई वो सेकंड में चला गया या चौथे में चला गया, और चंद्रमा से देखें तो उससे वो जो खराब ग्रह हैं वो बलवान हो जाते हैं। चंद्र से देखें तो ऐसे केस में किस से देखें, मतलब लगन से देखें कि चंद्रमा से कुंडली देखें? तो अभी तो पहले लगन से अभ्यास कीजिए, साथ ही साथ चंद्रमा से अभ्यास होना जरूरी है। लग्न और चंद्रमा दोनों से देखें, संभव हो तो सूर्य से भी देखें। और कुछ पेज नंबर हमने पराशर के लिखाए हुए हैं, आप लोगों के क्लास में लगभग हर क्लास में लिखाई देते हैं, तो वहां पे दिया गया है कि आप कैसे देखें और क्यों देखें, क्योंकि जरूरी है देखना। और तीनों में सामंजस्य बिठा करके, अगर लग्न से अच्छा नहीं है और चंद्रमा से अच्छा है, तब आपको बहुत अच्छा बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप उसको रिजल्ट को कंट्रोल करके बताएंगे। हम देख रहे थे कि कई पत्रिकाओं में लगता है कि ये शुक्र है, ये शनि है, ये गुरु है, ये ऐसे बैठा है बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन पता चला कि नहीं, चंद्र लगन से तो वो बहुत अच्छे स्थानों में स्थितियों में नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम उसको उतना अच्छा फल नहीं कहेंगे। यहाँ कहा गया है तारतम्य लगा करके। तारतम्य का मतलब है कि सभी ग्रहों को, सभी लग्नों को समझ करके सामंजस्य बिठा करके ही आपको जवाब देना है, डायरेक्ट जवाब नहीं देना। क्लियर हुआ आपको? वो अभ्यास करेंगे, अभ्यास में आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा, बंसल जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मुझे एक जैसे राहु केतु एक्सिस का थोड़ा समझना था। राहु जहां बैठता है और जिसके साथ बैठता है उसकी मिमिक्री करता है, वो क्लियर है। मगर राहु केतु एक्सिस को देखते ही सर हम कहते हैं भी ये हानि हो गई, ऐसा क्यों कहते हैं गुरुजी?
नहीं, हानि हो गई ऐसा नहीं कहते। एक्सिस का मतलब अब आपको बता देता हूँ। जी ये जो पॉइंट है ना, यही राहु और केतु है, समझ गए। और इसी पॉइंट के पास जब सूर्य या चंद्रमा आ जाता है तो क्या हो जाता है? ग्रहण हो जाता है। समझ गए। तो इसके अगर दोनों का, ग्रहों का सर शून्य हो जाए, मान लीजिए गुरु है और राहु है, दोनों 25 डिग्री का हो गया, इस मीन्स की गुरु को ज्यादा प्रभाव डाल देगा। 24 डिग्री का है तो वो उसको ज्यादा प्रभाव डाल देगा। बाकी के एक्सिस इसीलिए बोलते हैं कि केतु भी देख रहा है, ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता कि राहु भी देख रहा है केतु, तो आमने सामने रहेगा, समझ रहे हैं ना जी। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों को इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इस मोड के पास जो है कोई भी ग्रह गुजरेगा तो उस ग्रह के ऊपर उसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये हमने जो बताया हुआ है वो ही सरल है समझने के लिए। राहु केतु यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो फिर वो केंद्र त्रिकोण का ही फल करेगा। अब केंद्र त्रिकोण में तो बैठा, लेकिन अष्टमेश मंगल के साथ बैठ गया, तब वो अब बिगड़ने लगता है। आप लोग समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी जी जी, तो उसका संगति का प्रभाव आ गया ना गुरुजी। एक मिनट अब ये हम कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो अच्छा जी, और त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, अर्थात यहाँ यदि ये शनि के साथ होता तो राजयोग हो जाता, शनि भी अशुभ ग्रह है, बात समझिएगा जी। लेकिन ये मंगल के साथ होते ही बहुत खराब हो गया जी, क्योंकि मंगल एक तो मंगल है और ऊपर से अब ये 8वें का भी प्रभाव ले लिया है, समझ रहे हैं ना। जी। लेकिन यहाँ क्या था, वो पहले शनि था लेकिन वो प्रभाव किसका था? केंद्र और त्रिकोण दोनों का था। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ऐसे स्थिति में पहले तो फल किसका करेगा? कि दोनों राशियों, ये राशियां जहां बैठी हैं उसका फल करेगा, अर्थात चतुर्थ और सप्तम का फल करेगा। जी। पहले अगर ये अकेला है तो भी ठीक फल करता है, जाते जाते थोड़ा सा नुकसान दे करके चला जाता है, लेकिन यदि इसके साथ मंगल है, अब क्या करेगा कि मंगल का उधार गुण पैसा ले लेगा, मतलब अपने में ले लेगा, और फिर क्या करेगा? चतुर्थ की भी हानि करेगा और इसकी भी हानि करेगा। अगर गुरुजी किसी ग्रह के साथ ना हो, फिर सेंटर उसमें केंद्र त्रिकोण में हो, तो फिर 90% फल अच्छा करता है, लास्ट में 10% ये जाते जाते कुछ ऐसा कर जाता है कि लोग उसको राहु केतु कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छा जी, हम मतलब 90% अच्छा मान सकते हैं उसको। हाँ 90% अच्छा मान, मतलब फिर स्थिति हम इम्पोर्टेंट होगी। मानते हैं, हम केंद्र त्रिकोण में 90% मानते हैं अच्छा, बात समझिएगा, समझ गए। जी जी। तो और यही आप लोगों को भी मानना है जी। अगर अच्छे ग्रह के साथ है और केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छा ही माने, मतलब ब्रॉडली। हाँ अब क्या है, अभी यही राहु और मंगल हम यहाँ लिख देते हैं और ये मिटा देते हैं। तो अब क्या हो गया? मंगल स्वयं लग्नेश हो गया। तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया कि अब ये राहु मंगल देखिए कितना अच्छा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया, क्योंकि इस वाले अष्टम का दोष नहीं लगेगा इसमें। जी जी जी। तो ये भी हम लोगों को समझना है। क्लियर हो गया। अब यदि इसको भी बना करते हैं और ये वाला 1 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 10 है, तब ये मंगल कहाँ का, यहाँ का स्वामी होगा?
और यहाँ जी। का ये केंद्र त्रिकोण दोनों के स्वामी के साथ यहाँ पर बैठा, ये और अच्छा हो गया, पहले वाले से भी अच्छा हो। क्लियर हो गया? जी इसी तरह से समझ ठीक है गुरुजी। राहु केतु है, ये तो मान के ही चलते हैं, लेकिन मोदी है, ये तो मान के ही चलते हैं कि थोड़े कड़े फैसले हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मोदी है और हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान में बड़ी डाइवर्सिटी है। यहाँ आप मुसलमान को छोड़ करके भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए मोदी है तो हिंदुस्तान में है, इसीलिए लगाम में, ठीक है ना। मोदी को हिंदुस्तान का नहीं, आज से 15 साल पहले नेपाल का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ठीक है। तब जा करके हम लोग कुछ ज्यादा उम्मीद कर सकते। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गए हैं तो हाथों में हथकड़ी और पाँवों में बेड़ी लग जाती, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या क्या संविधान में भी लिख करके बैठे हुए हैं। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, आशीष ठाकुर जी। जी गुरुजी। गुरुजी, चंद्र लगन में अगर गोचर सारे ग्रहों का बैठा दे और वहां पे दशानाथ अंतर दशानाथ पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है और D1 की स्थिति के हिसाब से दशानाथ पे अशुभ ग्रह की दृष्टि है, जब आप आज सिद्धांत बताया शुरुआत में, अब कैसे देखेंगे गुरुजी? ऐसा होता नहीं है। आप D1 और लग्न पत्रिका और चंद्र लगन पत्रिका बना करके जब सामंजस्य लेकर के निकलेंगे ना, तो मैंने कई पत्रिकाओं का उदाहरण दिया हुआ है कि वो दिखा देगा कि यहाँ से अगर प्रॉब्लम है तो वहां से भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखाएगा। बहुत अच्छा दिखाने का सवाल नहीं उठता। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, फिर हो सकता है कि अगले क्लास में आप लोग इसको पहले भेज दीजिएगा तो 2-1 उदाहरण लेकर के हम आ जाएंगे, या आप हमको उदाहरण भी भेज दीजिएगा कि इस पत्रिका में ही आपको समझाना है। आगे कभी क्लास लेंगे ना फिर, तो आप ये उदाहरण अपने साथ लेते आइए, वही उदाहरण लगा करके पहले आप अपना अध्ययन करके, तब खाली प्रश्न करने से आपको कोई लाभ नहीं, अध्ययन करने के बाद प्रश्न कीजिएगा तब लाभ हो। क्लियर हो गया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। मनोज कुमार तिवारी जी। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, थोड़ा सा तेज बोलेंगे। हाँ गुरुदेव, मैं कह रहा था कि आपने राक्षस नवांश, देव नवांश और मनुष्य नवांश। लाउडली प्लीज। सर, वो राक्षस नवांश, देव नवांश और मनुष्य नवांश की बात आपने किया था। राक्षस नवांश की बात, देव नवांश की बात, वो सब हम YouTube में फिर कर देंगे, यहाँ नहीं। उसका बहुत औचित्य नहीं है, आज के परिवेश में बहुत औचित्य नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर चर्चा होते रहेगा। वहाँ तो हम कोई श्लोक छोड़ना नहीं चाहते, तो वहाँ चर्चा होते रहेगा। यहाँ बहुत औचित्य नहीं है। अच्छा, इसका कोई ज्यादा औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है जी। नीता खन्ना जी। जी सर, प्रणाम सर। सर जैसे अभी आपने बताया राशि संधि में मतलब 29 डिग्री के पास बैठे ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं करते, तो एक कुंडली है कन्या लग्न की, उसमें शनि 29 डिग्री में 10वें भाव में बैठे हैं और D9 में भी वो मिथुन राशि में वर्गोत्तम हो गए, तो उसका फल फिर कैसे समझेंगे कि अच्छा करेगा कि वो अपनी दशाओं में अच्छा फल नहीं करेंगे। अच्छा, अंतरदशा में भी? अंतरदशा में भी। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, नहीं जैसे वर्गोत्तम हो गए तो भी फल अच्छा नहीं करेंगे? बिल्कुल। जी सुजय घोष जी बताइए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। अच्छा आचार्य जी, एक प्रश्न था कि महादशानाथ जैसे दृष्कान पहले दृष्कान में हो तो पहले फल देता है महादशानाथ, तो किसी पत्रिका में जैसे मेरे पास था तो उसमें महादशानाथ फल दे रहा है, तो उस समय जो अंतरदशानाथ होता है उसका क्या फल नहीं मिलता है? अंतरदशानाथ का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, महादशा का भले ही ना मिले। अच्छा, अंतरदशानाथ का तो फल मिलेगा प्रत्यंतर दशानाथ का फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अंतरदशानाथ का फल मिले चाहे ना मिले। अच्छा
अच्छा, एक तो ये प्रश्न था, और एक था कि ये जो गुण मिलान का जो बोल रहे थे, उसमें अगर भ्रकुट और ग्रह मैत्री में कोई एक मिल जाए पर पॉइंट्स कम हो, मतलब 18 से भी कम हो, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब उसको ओके कर सकते हैं उस हिसाब से, उसके बाद पत्रिका देखेंगे। पहले पत्रिका देख लेंगे तब ओके करेंगे। हाँ हाँ, मतलब वही है ना। बाद पत्रिका नहीं, एक चीज देख लीजिए, ग्रह मैत्री भ्रकुट मिल गया, ठीक है, अब पत्रिका ठीक देखिए। है। पत्रिका में संतुष्ट हो गए, चलो शादी करो, क्लियर हो गया। एक्चुअली आचार्य जी, चक्कर ये है ना कि लोगों का मतलब इतना प्रचार है ना ये गुण मिलान का, उनको अगर बोलो भी ना ग्रह मैत्री भ्रकुट इसमें से एक मिल जाए तो उसको हम उस हिसाब से अभी ओके करते हैं, तो लोग ना मानना नहीं चाहते, बोलते नहीं पूरा पॉइंट बताओ। उसी प्रचार को कम करने के लिए तो हम आप लोगों को स्पेशल क्लास भी लेते हैं कि ताकि आप लोग सभी लोग इतने सामर्थ्यवान बने। देखिए, अंधेरा तभी छटेगा जब उजाला आएगा। अंधेरा का कोई स्रोत नहीं है, उजाले का स्रोत है, क्योंकि सूर्य उगेगा तो अंधेरा छट जाएगा, और अंधेरा का कोई स्रोत नहीं। तो आप जिस विषय को बोल रहे हैं कि लोगों के मन में अंधेरा भर दिया गया, हम अपने उसको समझाएंगे, पूरा ज्योतिष पढ़ा देंगे, तब तो मानेगा। हमारे पास लोग मानता है, 10 मिनट फालतू दे देते हैं, उसको कहते हैं कि हम ऐसे ही बताते हैं, किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है, आप इस बात को मानिए, आप शादी कीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम बैठे हैं, ठीक है। हम तो 12.5 गुण वाले की शादी करा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए। अच्छा आचार्य जी, एक और प्रश्न था कि ये जो मांगलिक जो होते हैं ना, मांगलिक जो हम देखते हैं, फिर वो जो कैंसलेशंस हैं, उसके बाद भी अगर वो मांगलिक एक जना होता है तो उससे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम क्या, लड़ाई झगड़ा होता है, मंगल, और क्या करते हैं। अच्छा, मतलब अगर एक जना मांगलिक है और दूसरा अनमांगलिक है, तो उनमें अगर विवाह हो गया तो फिर वो जो मांगलिक है वही लड़ाई झगड़ा करेगा। हाँ, वही ज्यादा लड़ाई करेगा। अच्छा, तो ये अब मंगल दोष को हम अपने हिसाब से मानने के लिए मना करते हैं। हमने सिर्फ एक ही नियम रखा हुआ है कि छठे आठवें में यदि मंगल है, मेष राशि है छठे आठवें 12वें में, तो ऐसे मंगल को ही मंगल दोष के श्रेणी में रखें। उसमें भी यदि वो केंद्र में जाकर के अपने राशि का लग्न में या सप्तम में अपने राशि का जाके बैठा है, तो उसको भी मंगल दोष मानने से मना करते हैं। तो मंगल दोष, अब लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करता है, सबको पता है कि अब लड़ाई झगड़ा करोगे तो कल ही जाके डिवोर्स फाइल करना पड़े, और फिर वहां कोर्ट में घसीटेंगे, थाना पुलिस होगा, फिर फजीयत होगी, और पैसे भी देने होंगे, इसीलिए लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करता, समझ गए। अब बहुत सुधार हो गया है, तो अब मंगल की वजह से कुछ नहीं होता। अब जो कुछ भी होता है वो सूर्य की वजह से हो रहा है, कि आज आदमी का स्वाभिमान अब जग चुका है। पहले अपने स्वाभिमान को हम लोग गुलाम क्यों थे, हमारा स्वाभिमान दबा हुआ था, जब हमारा स्वाभिमान जागा तो हम आजाद हो गए। तो अब मंगल समाप्त हो गया है, अब हमारा स्वाभिमान जग गया, अर्थात सूर्य के वजह से अधिकांश कोर्ट के शादी हो रहे हैं, ठीक है। तलाक के समस्या सूर्य की वजह से अधिकांश हो रहे हैं, मंगल की वजह से नहीं है। लड़ाई झगड़ा होता है हर परिवार में, थोड़ा बहुत हो सकता है। जो मांगलिक लड़की है तो लड़की ज्यादा बोल जाएगी, लड़ेगी, लड़का मांगलिक है तो वो हर बात पे चिक चिक करेगा, ऐसा संभव है। लेकिन मांगलिक दोष कई तरीके से भंग हो जाता है, उसको लोग नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है, लग्न से मंगलिक कैसे है, चंद्र लग्न से मंगलिक कैसे है, शुक्र से मंगलिक कैसे है, ये पढ़ाते हैं। इसीलिए आप लोग भी पढ़ाने का काम कीजिए, लोगों को बताने का काम कीजिए, तभी तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। गुरुजी, जो मांगलिक होने से, गुरुजी मांगलिक होने से जो मृत्यु को बताते हैं कि अगर कोई दोनों में से कोई एक मांगलिक हो तो दूसरे पक्ष की मृत्यु हो जाती है, ये भी एक मिथ्या हो जाएगी? नहीं नहीं, मिथ्या है। मृत्यु के लिए तो वैधव्य योग और विदुर योग देखना पड़ता है जी। तो आचार्य जी, तो फिर अगर ऐसे केस हो जिसमें एक मांगलिक हो और नॉन मांगलिक हो पर पत्रिका अच्छी है, तो उसमें हाँ कह देना चाहिए? सर, हम रोज कराते हैं शादी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट प्रश्न है मेरा कि ये जो अंतरदशा जब आता है किसी का, 1 साल का आता है या 2 साल का आता है, तो जो फल जो होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उस 1 साल में एग्जैक्टली कब होगा?
वो दृष्टान के हिसाब से मैंने बताया हुआ है, आप सीखे नहीं है। वो कौन सा वीडियो मुझे ना समझ पता नहीं चल रहा है। एक तो महादशा का वो मुझे मिल गया है। यूट्यूब पे जाकर के दशाफल पढ़िए अच्छी तरीके से, आपको समझ में आएगा। अंतरदशा वाला किसमें है? अंतरदशा, जिसमें अंतरदशा आपने बताया, आप खोजिएगा तब ना, सर्च करके हम आपको बताइए कि हम सर महादशा का तो झुकाएंगे पता तो है मुझे। आशीर्वाद, हम सर झुकाएंगे माता के पास तो हमको आशीर्वाद मिलेगा ना, कि आपका गर्दन पकड़ के दबा देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो गर्दन पकड़ के दबा तो नहीं सकते। हाँ चलिए थोड़ा सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। अच्छा, और वो उपाय का मैं पूछ रहा था, उपाय क्या क्या है? उपाय के लिए 6 महीना हमको छोड़ दीजिए, 6 महीने के बाद नहीं होगा तो एक कैप्सूल कोर्स उपाय पर ही ले लें। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा तैयारी करने दीजिए, बिना तैयारी के हम किसी भी क्लास में नहीं आते। अर्चना सिन्हा जी। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। अर्चना सिन्हा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, जैसे कोई ग्रह जहाँ बैठता है वो उस भाव को एक्टिव करता है, जहाँ देखता है उस भाव को एक्टिव करता है, लेकिन अगर वहां कोई और भी ग्रह बैठे हों तो उसके परिणाम को हम कैसे देखेंगे? जैसे एक भाव से जब वो जिसको देख रहा है उसको एक्टिव किया, लेकिन वहां पर अगर कोई शुभ या अशुभ ग्रह बैठा है। ये प्रश्न में क्या लेंगे, इसको तो रोज ही बताते रहते हैं, समझ रहे हैं। बताइए कि है क्या, कि हमने पहले बताया है कि संगति का फल होता है युति हो गया, दृष्टि का फल का मतलब प्रभाव हो गया, वहां उसको प्रभाव डाल रहा है। और अगर अकेला बैठा है तो हमने पहले बताया कि जो ग्रह जहाँ बैठा है उसका भी फल करेगा और अपना भी फल करेगा। युति किया है तो दोनों के सामंजस्य से ही फल होगा, मिलीजुली सरकार चलेगी, समझ गए। और दृष्टि में क्या है कि उस भाव का फल करेगा, लेकिन उस भाव का फल अच्छा या बुरा करेगा। अगर भाव बहुत कमजोर है तो बुरा फल मिलेगा, भाव बहुत अच्छा है तो फल इस जो मंगल देख रहा है या शनि देख रहा है ये अब मतलब नहीं है, मतलब है क्या कि इसके गुण के अनुसार मिलेगा। बहुत अच्छा है गुरुजी, बहुत अच्छा, एक मिनट, बहुत अच्छा है तो धीरे धीरे मिलेगा, और बहुत बुरा है, मंगल है शनि है तो धीरे धीरे मिलेगा, मंगल है तो कोर्स में मिल जाएगा। जी बोलिए। नहीं, वहां पर अगर कोई और ग्रह, जैसे मान लीजिए कोई छठे भाव को देख रहा है, छठे भाव में अगर गुरु बैठा है तो वो कैसा फल देगा, शनि बैठा है तो कैसा फल देगा। मान लीजिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे, छठे भाव में गुरु शुभ ग्रह बैठा है तब कैसा फल होगा, और अगर शनि बैठा है तब। कुंडली लेके आ जाइएगा, मान लीजिए पर नहीं चलेगा, समझ गए। चलिए, ये प्रैक्टिस में है आप? नहीं गुरुजी, अभी प्रैक्टिस नहीं ज्वाइन किया, कर लेंगे। प्रैक्टिस ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे खूब। अभी तो पिछला बैच बहुत बड़ा हो गया है, 45 लोग जुड़ गए उसमें, समझ सकते हैं कि अच्छा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। गुरुजी चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट बैच कब शुरू हो रहा है गुरुजी? नेक्स्ट बैच कल से शुरू हो रहा है। कब से? आज ही रात में पहला क्लास है आज। अच्छा। एक बैच जो शुरू हो रहा है, उसके बाद जो बैच शुरू होगा वो जनवरी में होगा, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। आशीष ठाकुर जी, और प्रश्न रह गया आपका? जी गुरुजी, आप कहे थे कि एक एग्जांपल बना के लाइए गोचर का, तो एक फटाफट बना लिया। अगले क्लास में आज ले बताएंगे अगली बार। आज के क्लास को छोड़ दीजिए, क्यों? मैं बता देता हूँ रीजन क्या है। कि हम 3 दिन के व्रत में रहते हैं, सप्तमी अष्टमी और नवमी। हम सुबह से भूखे हैं। अब अभी एक टाइम सूर्यास्त से पहले भोजन करेंगे, वो भी सात्विक भोजन होगा, और फिर कल निर्जला व्रत रहेगा मेरा, जल भी नहीं पिएंगे। इसीलिए आज अब छोड़ दीजिए हमको, फिर अगला क्लास देख लेते हैं कि कब सुलभ होता है। कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के ही अंत में अगला क्लास ले लें, दीपावली के बाद जब कभी भी सुविधा मिल जाएगा तो अगला क्लास ले लेंगे। आज फिर से आप लोगों को नवरात्रि की कामना देते हैं, और दिवाली पूजा आदि आ रहा है, भाई दूज आ रहा है, इन सबकी शुभकामना। और इसी तरह से क्लास में उपस्थित होंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। और आप लोग ऐसे ही प्रश्न लेकर के आइए, जो प्रश्न आपको कठिनाई में डाल रहा है, आपको प्रॉब्लम कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। आपका क्लाइंट आपसे पूछता है और आप जवाब नहीं दे पाते, हम वैसे प्रश्नों की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है ना?
वो प्रश्न आएगा तो आप लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी का तो पढ़ने का आपने पढ़ ही लिया है, सीख लिया है, उसी को दूसरे तरह से रिपीट करना नहीं। आप ऐसे प्रश्न लाइए जहां आपको चैलेंज हो गया कि ये प्रश्न कर दिया, हमको देखने आ ही नहीं रहा, हम कैसे देखें। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम।